स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सॉइल और लैंड पोल्यूशन। दिस इज़ बेसिकली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट हमारे लिए भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। अब होता क्या है कि जितनी भी हमारी मिट्टी है जो हमारी, उसको हमने क्या समझ लिया, उसको हमने समझ लिया डस्टबिन। हम उसमें डालते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे उसमें पोषक तत्व जैसे नाइट्रेट, फॉस्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम डालते हैं और वो कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो सूक्ष्म जीवी हैं जैसे बैक्टीरिया हैं या कवक हैं, प्रोटोजुआ हैं, निमेटोड आदि हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो मनुष्य को जब हम पानी में कुछ डाल रहे हैं, वायु में कुछ डाल रहे हैं, तो वो वायु प्रदूषण कर रहा है, जल प्रदूषण कर रहा है। अगर हम ज़मीन में कुछ डाल रहे हैं तो वो मिट्टी का यानी कि मृदा प्रदूषण कर रहा है। तो मृदा प्रदूषण में भी हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो कृषि से आते हैं, रसायनों से आते हैं, या हम भवन निर्माण करते हैं, ये कच्चा माल है जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, इंडस्ट्रीज़ यानी कि औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनमें जो कच्चा माल है जो उनमें एफुलेंट बच जाता है उससे आता है। तो इस तरीके से हमने अपनी जो मिट्टी है उसमें बहुत सारा प्लास्टिक, सॉलिड वेस्ट, उसमें अलग अलग तरह की हमने मतलब उर्वरक भी डाले हैं, उसमें केमिकल्स डाल दिए, उसमें सैनिटरी पैड्स हैं, उसमें हैवी मेटल्स हैं। तो इस तरीके से हम रासायनिक गुणों को भी चेंज कर देते हैं, उसके भौतिक गुणों को भी बदल देते हैं। तो भूमि प्रदूषण क्या है कि भूमि की जो ऊपरी सतह है, जो सबसे ज़्यादा उर्वरक है, जो सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, उसका ख़राब होना, उसकी खनिजों का ख़राब होना, उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक यानी कि उसमें जो जीव हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरिया, वायरस, कवक, जो हमारे पौधों को ग्रो करने में हेल्प करते हैं या जो हमारे लिए ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाए रखते हैं, वो मर जाते हैं। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इसकी परिभाषा या डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में क्या है कि जो मृदा की जो ऊपर की लेयर है, जो ऊपरी परत है, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का बदल जाना या चेंज हो जाना, जिसमें कीचड़ आ गया या प्रदूषित जल आ गया, कूड़ा, कीटनाशक दवाएं, उर्वरक आदि की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो वो भूमि की क्या कर दे, उसकी सूरत चेंज कर दे। वैसे वो ब्राउन होती है, डार्क ब्राउन, पर उसका रंग क्या हो जाए, लाल हो जाए, काला हो जाए, उसका कलर चेंज हो गया, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को पकड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाए, तो उसको हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। अगर हम दूसरी शब्दों में बात करें तो ये हमारा जो भूमि प्रदूषण है ये हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि भूमि से ही हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो भोजन हम जो खाते हैं वो भूमि अगर ख़राब होगी या उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी तो हमारा खाना ही ख़राब हो जाएगा। हम जो खाना खा रहे हैं वो हमें अच्छे से पचेगा नहीं, या उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो अभी मैं आपको डील कर रही हूँ स्पेशली, आपको जो पर्टिकुलर हमारा है ये आपको तीनों 6 के 6 आपको पता होने चाहिए क्या है मृदा प्रदूषण के स्रोत। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन कौन से स्रोत हैं जिनकी वजह से भूमि में प्रदूषण हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, कृषि रसायन, घरेलू कचरा है, या अपशिष्ट पदार्थ हैं जो हम कुछ भी घर में यूज़ करते हैं, हम सारा पोल्यूटेंट की फॉर्म में ऐसा मिट्टी पर जाकर डाल देते हैं या जला देते हैं, या नगर पालिका जो है वो कचरा इकट्ठा करती है घरों से और फिर एक जगह पर इकट्ठा कर देती है, तो उसमें बहुत सारा प्लास्टिक है, उसमें बहुत सारी आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, तो जिसकी वजह से बहुत सारे डिज़ास्टर्स भी हुए हैं और नुकसानदायक है। मतलब जो ऊपर की जो लेयर है हमारी, उसकी उर्वरक क्षमता और उसको ख़राब करने में सबसे ज़्यादा नगर पालिका का वेस्ट भी रिस्पॉन्सिबल है। फिर जहाँ जहाँ आपको पता है कि जैसे उत्तराखंड है या फिर झारखंड है, उड़ीसा है, जहाँ पर भी माइनिंग होती है, खनन होता है, वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा मृदा प्रदूषण होता है। उसके अलावा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो मैंने आपको बताए थे, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्ट्रोंशियम 90, यूरेनियम 238, थोरियम। एक दो नाम आपको पता होने चाहिए, एक एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है स्रोत के नाम बताओ या 2 स्रोतों के नाम बताओ, तो आप किसी भी 2 स्रोतों के नाम बता सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको वैसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। तो अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला हम इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को डिस्कस कर रहे हैं। तो जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनमें जो पदार्थ, मेरे को पता है कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो बनाने के बाद वेस्ट तो प्रोड्यूस होता ही है, वो अलग तरीका होता है, कोई ज्वलनशील भी हो सकता है, दुर्गंध वाला भी हो सकता है, उसमें टॉक्सिक विषैला भी हो सकता है। कागज़ की इंडस्ट्री है या कपड़ा बनाने की है, धातु गलाने की है, शक्कर की मिलें हैं, शराब बनाने की फैक्ट्री है, या आपके जो पेस्टिसाइड बनाने की फैक्ट्री है, या फर्टिलाइज़र बनाने की फैक्ट्री है, रसायन
ये सारी जितनी भी हैं उनमें बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ या बहुत सारा एफुलेंट रिलीज़ होता है। तो ये सारा का सारा जो एफुलेंट है ये हमारा पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर इकट्ठा हो जाता है। दूसरा हमारा आता है वो जो इकट्ठा होता है वो उसकी हमारी ऊपरी सतह को ख़राब कर देता है। तो वो ऊपरी सतह को ख़राब ना करे इसके लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको डायरेक्टली हम उसमें वाटर में ना सॉइल में ना डालें, उसको पहले ट्रीट करें, उसके बाद हम मिट्टी में डालें। फिर हमारा कृषि उत्पाद एग्रीकल्चरल केमिकल्स। एग्रीकल्चर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, डंठल हैं, पत्ते हैं, घास फूस हैं, मतलब बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है मेनली कहने का मतलब। तूड़ी होगी या जैसे आपके हार्वेस्टिंग के बाद बहुत सारा कचरा बचता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खरपतवार होती है, वो घास फूस की चीज़ें होती हैं, वो सब बायोडिग्रेडेबल में आता है। तो ये उर्वरकता को वैसे तो बढ़ाते हैं, बट अगर ज़्यादा हो जाएं जैसे उसमें, क्योंकि कीटनाशक भी होंगे उसमें जैसे DDT, BSC, एल्ड्रिन, ये भी 2 नाम 3 पता होने चाहिए आपको, कीटनाशकों के नाम पता होने चाहिए। DDT, BSC, एल्ड्रिन बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है। ये 2-3 नाम आप अंडरलाइन करके या कॉपी में लिख लीजिएगा। ये कौन कौन से कीटनाशक हैं जो बेसिकली हमारी मृदा प्रदूषण में हेल्प करते हैं। तो उसके बाद ये फसलें हैं जो फसलों में मतलब कई सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस या होता है, तो वो भी जीवों पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं। फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम, जो घरेलू कचरा आता है हमारा, डोमेस्टिक वेस्ट एंड गार्बेज। इसके अंदर बेसिकली आपका आता है सूखा कचरा, जैसे किचन में से 2 तरह का वेस्ट होता है ना, आजकल आपने देखा होगा कि 2 तरह के हम डस्टबिन बनाते हैं। सभी के घरों में 2 तरह के डस्टबिन हैं, ब्लू एंड ग्रीन। तो जो ब्लू है उसमें आप क्या करते हैं, सूखा कचरा डालते हैं, जिसमें आप कागज़, कांच, कपड़े, पॉलीथीन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, जैसे आपके घरों में होम फॉइल यूज़ होती है या आपके घरों में कोई भी सामान आता है तो वो किसी भी उसमें आता है, प्लास्टिक की थैलियों में आता है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं या कोई भी आपकी चीज़ है तो वो मतलब उस तरीके का आता है, या उसकी एक प्रॉपर पैकेजिंग होती है, जैसे आपके टूथब्रश वगैरह की, इन चीज़ों की। तो ये चीज़ें आती हैं ब्लू वाले कचरे में। और जो गीला है जिसमें आपका आता है, जैसे आपने सब्जियां काटी और सब्जियों के छिलके बच गए, या पत्ते हैं, या चाय पत्ती है, या कई बार खाना बच जाता है तो आप उसको खाना नहीं है आपने और फेंकना है, तो वो भी जूठन है, या अंडे के छिलके, मांस मछली या तेल है, या कोई भी आपकी बची हुई सामग्री है, वो सब आपका किस में आएगा, गीले कूड़े में आएगा। वो आपको ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए ताकि उसको उसी तरीके से निस्तारण किया जा सके। नगर पालिका में जो कई सालों से जो प्रक्रिया चल रही थी उसमें कूड़े को अलग नहीं किया जाता था, तो उसमें क्या होता था कि अब ये प्रोसेस आई है कि हमें जब जैसे जैसे साइंस ने स्टडी की और किया तो हमें पता लगा कि जो म्युनिसिपल वेस्ट है एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वो सब तरह के वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे उसमें सॉलिड, चाहे कोई भी मेटल है, नॉन मेटल है, चाहे बैटरीज़ हैं, चाहे दवाइयाँ हैं, चाहे पेस्टिसाइड हैं, चाहे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, चाहे लकड़ी है, चाहे आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट है, हर चीज़ आप क्या कर देते हो, आप डस्टबिन में डाल देते हो। तो एक ही डस्टबिन में डालते थे तो जिसमें सब वो जो सड़ने वाला कूड़ा था जो कि डोमेस्टिक वेस्ट था, जिसमें आपकी छिलके वगैरह थे वो, और साथ में जैसे पशुओं का चारा है या कोई भी मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट जो बायोडिग्रेडेबल है, जो सड़ने वाला वो, और जो नहीं सड़ने वाला था जैसे प्लास्टिक है या हमारा कांच है, वो सब इकट्ठा डाल देते थे। तो उसमें क्या होता था कि उसमें से गैसेस निकलने लग जाती, क्योंकि वो सड़ेगा और उसमें से जो गैसेस निकलेंगी वो दूसरे को चीज़ को भी उसको हार्म करती थी। तो अब हमने क्या किया, कचरे के 2 वेस्ट बना दिए। एक तो हज़ार्डस, जिसमें हज़ार्डस में क्या आता है, जैसे आपकी जो मेडिसिन्स आती हैं, जैसे आपकी पट्टियाँ जिसमें खून से सनी हुई, या आपकी पट्टियाँ भी हो सकती हैं, या आपकी जिसमें आपका बैंडेजेस भी हो सकती हैं, आपके बची हुई मेडिसिन्स भी हो सकती हैं जो कई बार एक्सपायर हो जाती हैं, आवश्यकता से अधिक ले आते हैं घर पे। न्यूक्लियर वेस्ट भी हो सकता है। अब न्यूक्लियर वेस्ट तो इतना ज़्यादा हमारे घरों से तो नहीं निकलता, बट हाँ जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट्स हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर वो वेस्ट निकालते हैं, और वो क्योंकि हमारे आसपास कोई समुद्र नहीं है तो हम उसको मिट्टी में दबा देते हैं, क्योंकि मिट्टी में दबाने से हमें ये लगता है कि उसकी जो रेडिएशंस हैं वो हमारे तक नहीं पहुँच रही। तो हज़ार्डस वेस्ट जो है वो अति सूक्ष्म है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, इसीलिए इसको अलग से रखना चाहिए, और इसके लिए काले रंग के डस्टबिन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप कभी हॉस्पिटल में जाएँ तो आप हॉस्पिटल में काले रंग का डस्टबिन दे सकते हैं, या अगर आप विदेशों में कभी देखते हैं तो आप देखेंगे उसमें के लिए काले रंग का पॉलीथीन यूज़ किया जाता है हज़ार्डस वेस्ट में। अभी क्योंकि 3 तरीके के हैं, मेडिकल है, न्यूक्लियर है, तो मेडिकल के लिए रेड है कलर,
फिर न्यूक्लियर के लिए ब्लैक है, ब्राउन है, इस तरीके के अलग अलग कलर के पॉलीथीन, और उनका अलग अलग क्या किया जाता है, निस्तारण किया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हज़ार्डस वेस्ट को इकट्ठा करते हुए ये ध्यान रखें कि एक तो हमारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो उसको हैंडलिंग उसकी बहुत ज़रूरी है कि वो पानी में या वो हमारे एयर में ना आए, उसको जलाया ना जाए, ताकि वो जो वायरस है, ये जो अगर मेडिकल वेस्ट में है, कई बार क्या होता है कि आपका खून से सना हुआ, आपकी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसकी सिरंजीज है या कुछ है, या उसके खून से सने हुए बैंडेजेस वगैरह, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वायरसेस या बैक्टीरिया लिविंग में होते हैं। तो अगर वो पानी में चला जाए या वो हमारे फूड में चला जाए तो वो बहुत दिक्कत करता है। तो इस तरीके से उनके लिए हमें क्या अलग से डिस्पोजल होता है उनका, उनके लिए अलग मेथड है, इंसिनेशन जैसे मेथड है, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। उसके बाद है जो हमारे नॉन हज़ार्डस वेस्ट हैं, जिनको हम प्रकोप रहित अपशिष्ट भी बोलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि इसमें नमक, पानी की मात्रा, आर्द्रता ज़्यादा होती है, तो ये हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, अलग चीज़ों में डालते हैं। इसको MSW नाम के डालते हैं, यानी म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, अभी जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, इसकी हमने क्या बना ली, अलग अलग इस तरीके की टेबल बना ली कि इसमें कितनी मात्रा में पानी में पाया जाता है। तो कागज़ में जैसे सबसे ज़्यादा है 39.5 है, फिर यार्ड अपशिष्ट में 14 है, प्लास्टिक में उससे कम है, धातुओं में सबसे कम होता है, लकड़ी में भी कम है, तो भोजन समझ से, तो ये हमने सब ने इसकी क्या बना ली वो। तो इस तरीके से हम इनका अलग अलग साद्रता के अकॉर्डिंग इनका क्या करेंगे, हम डिस्पोज ऑफ करेंगे। फिर है माइनिंग, मैंने आपको बताया कि टॉप मोस्ट लेयर जो हमारी ऊपरी लेयर है, जो हमारी सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, वही वेस्ट हो रही है, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइनिंग एक्टिविटीज़ करनी से पहले सोचना पड़ेगा, और ऐसी जगह पे करनी पड़ेगी जहाँ पर पहले से ही मृदा ख़राब है। ये नहीं कि हमने अच्छी साफ़ ज़मीन को लेकर जहाँ पर पहले बहुत अच्छी एग्रीकल्चर हो रही है वहाँ पर हम इसको करें, नहीं, हमें ख़राब भूमि पर ही करना चाहिए, ताकि माइनिंग करने से हमारा ये इफ़ेक्ट जो है वो कम हो सॉइल को। फिर रेडियोएक्टिव मटेरियल्स मैंने आपको बताया कि जहाँ पर परीक्षण किए जाते हैं, नाप किए विस्फोट किए जाते हैं, जैसे श्रीहरिकोटा, लिख लीजिए ये चीज़ आप, यहाँ बुक में नहीं दिया हुआ, पुरानी बुक्स होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं दिया होता, हर जगह मैं आपको बता भी नहीं पाऊँगी। मैं हिंदी में थोड़ा टाइपिंग का मेरा थोड़ा सा हाथ ढीला है, इसलिए मैं टाइप नहीं कर पाती हूँ। जितने भी हमारे परीक्षण होते हैं या जहाँ विस्फोट किए जाते हैं, जहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, जहाँ पर बड़े बड़े संयंत्र लगाए जाते हैं, अब आप कहेंगे कि हमारे यहाँ कहाँ है, हमारे यहाँ 12 परमाणु संयंत्र है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, तारापुर, नरोरा, कोटा में है। तो ये मैं आपको 3-4 नाम बताए हैं आपको, नरोरा में, कोटा में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। तो यहाँ से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकलते हैं, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में आपको पहले वाली स्लाइड में, पहले वाले उसमें बता चुकी कि अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस होती हैं, और ये रेडिएशंस हमारे लिए कितनी हार्मफुल हैं कि जो अल्फ़ा रेडिएशन है वो तो पेपर तक रुक जाती हैं, जो बीटा रेडिएशन है वो हमारे शरीर तक की स्किन तक अंदर घुस जाती हैं, और गामा रेडिएशन तो हमारे अंदर शरीर के आर पार निकल जाती हैं, कंक्रीट के भी आर पार निकल जाती हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो इसीलिए भी इनसे बचाव बहुत ज़रूरी है। तो बचाव कैसे करें, इनके प्रभावों को पढ़ लेते हैं। प्रभाव पढ़ने के बाद ही हम इनको ज़्यादा अच्छे से बचाव कर पाएंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट इफ़ेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव में हम देखते हैं कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, वो पानी को नहीं रिटेन कर पाती, उसमें पौधे नहीं ग्रो कर पाते। तो ये बहुत बड़ा डायरेक्ट इफेक्ट है कि हमारी जो एग्रीकल्चरल सॉइल है वो ख़राब हो जाएगी, यानी कि जो किसान है वो रोएगा कि भी मेरे पास तो मिट्टी ऐसी हो गई कि मैं तो बरानी हो गई, अब मैं कैसे उगाऊँ फ्रूट, है ना। तो वो बहुत दिक्कत वाली है। फिर विषाक्त प्रदूषण में कीटनाशक नहीं होने चाहिए, यानी हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, और आप कहोगे जब हिंदी मीडियम पढ़ाते तो मैम हिंदी इंग्लिश में बोलती है। पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कीटनाशक, हर्बिसाइड्स को शाकनाशक, और कवकनाशक यानी कि ये जो आपके एल्गी वगैरह होती हैं कि ये जो पानी के ऊपर तैरती हैं ना, जो एल्गी, कवक बोलते हैं, फंजीसाइड बोलते हैं इसको। ये धातुएं वगैरह ये क्या कर देती हैं, सूक्ष्म जीवों को मार देती हैं, और इनके मारने से हमारी जो कार्बन के कंटेंट है, कार्बन नाइट्रोजन रेशो जो होती है वो ख़राब हो जाती है, जिससे चक्रीकरण यानी पौधों के अंदर जो न्यूट्रिएंट साइकिलिंग है वो नहीं हो पाती है, और इसका असर पड़ता है डायरेक्ट क्रॉप्स पे, उनकी पैदावार कम हो जाएगी। तो हम पैदावार कम नहीं चाहते ना। अब कई बार हम क्या करते हैं, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन्स को ऐड कर देते हैं। क्लोरीन एक बहुत बड़ा पॉइजन है बेटा, ये बहुत बड़ा पॉइजन है। ये क्या करता है, पेस्टिसाइड अगर हमारे उसमें चला जाए, क्लोरीन, आप क्लोरीन के बारे में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्लोरीन जो है वो हमारी ओव्यूलेशन को, लड़कियों की जो है हमारी रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर देता है, कन्वर्ट्स। ये हमारे सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, बहुत जानवरों को भी ख़त्म करता है। तो हमें नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे अब हमने क्या किया, DDT का किया, या 2,4-D का या 2,4,5-T का किया प्रयोग, तो ये क्या करेगा, जो इंसेक्ट हैं उनकी भी क्या करेगा,
उनकी जो प्रजनन क्षमता उसको ख़त्म कर देगा, उनको मार देगा, उनके ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये यूज़ नहीं करने चाहिए। ये शाक सब्जी में जाके डायरेक्ट हमारे अंदर आ जाते हैं और फिर हमारे अंदर ये कीड़े जो हैं, मतलब कीड़े मारने वाले हैं, क्योंकि अगर कीड़े को मार सकता है वो कीटनाशक थोड़ी अमाउंट में, और हम ज़्यादा अमाउंट में कई सालों से उसको खाते रहेंगे तो हमें भी तो वो ख़राब करेगा ना। तो उससे हमारी प्रजनन क्षमता या हमारे गोनैड्स या हमारी ग्रंथियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से प्रदूषण को रोकना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने अभी आपको बताया था कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं। स्ट्रोंशियम 90 है, सीजियम 137 है, कोबाल्ट 60 है। ये हमारी खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में प्रयोग नहीं होने चाहिए, नहीं तो इनसे कैंसर हो जाएगा, ये हड्डियाँ चेंज हो जाएंगी। और खनन जो है वो हमारा बहुत नुकसान करता है, उससे मृदा के छिद्र बंद हो जाते हैं और वो उसकी जो पानी की रोकने की या उसमें जो उर्वरक की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो ये थे डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष प्रभाव पे। अप्रत्यक्ष में जैसे कचरा सड़ता है या कुचड़ता तो बदबू आएगी, या उसमें मच्छर पैदा होंगे, मक्खियाँ पैदा होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारी एपिडेमिक्स हो सकती है। मलेरिया है, अब कौन कौन सी एपिडेमिक्स हो सकती हैं? मलेरिया है, डिसेंट्री है, डायरिया है, फ्लू हो सकता है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, टाइफाइड फीवर है, ये सब किससे होती हैं? ये कचरे, ये डिजीज़ कॉजिंग फैक्टर्स की वजह से होती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वायरस है, ये वायरस इन्फेक्ट करते हैं। तो कूड़ा कचरा जो है वो उससे चूहों की संख्या बढ़ जाती है और वो जो कृषि है उसमें हानि होती है। इसके अलावा भी हमारे को रोगजन हो सकते हैं। तो नियंत्रण कैसे करें? सबसे पहले तो निपटारा अच्छे से करें, निस्तारण अच्छे से करें हमारे ठोस कचरे का या अपशिष्ट पदार्थों का। उसके लिए बहुत नगर पालिकाओं को क्या करना चाहिए, सॉलिड जो वेस्ट है उसमें अलग अलग डस्टबिन है जैसे, या जो दूरी से आते हैं उन लोगों को भाई कहें कि भी ज़मीन में डायरेक्ट ना डालें, वो हमारे इसमें डालें और फिर उनको वो ट्रीट करके उस घरेलू कचरे को एक जगह पे ले जाकर ट्रीट करें उसको, कि उसमें से सॉलिड है, प्लास्टिक है, या वो निकाल कर और उसके बाद उसका पुनर्चक्रण करें। तो ये अखबार है या जैसे कुछ कार्डबोर्ड है, क्राफ्ट पेपर है, ये सब चीज़ें हमें नहीं डालनी चाहिए। पॉलीथीन की थैली, एल्युमिनियम के डब्बे, ये सब ये हमारा मतलब पुनर्चक्र हो जाता है, ये रिसाइकल हो जाता है सब चीज़ें। तो अगर कोई मेटल है या कोई प्लास्टिक बोतल है या ग्लास चीज़ है उसको नहीं डालना। तो जो रिसाइकलेबल और रीयूजेबल हमारा वेस्ट है उसको रिमूव कर लें, जैसे कागज़ है, कांच है, टीन है, लोहा है, प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, इनको दोबारा दोबारा यूज़ कर सकते हैं, कई साल तक यूज़ कर सकते हैं, इनको हम ना करें। तो संयुक्त राष्ट्र में तो बिल्कुल रोक लगा दी गई है कि यूज़ ही नहीं करना प्लास्टिक। हमारे देश में भी कई जगह पर आप देखें तो जैसे हिमाचल प्रदेश में कागज़ को करते हैं, या दिल्ली में कई जगह कागज़ को करते हैं। हरियाणा में ऐसा नहीं है, बैन है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं और कोई लेके भी नहीं जाता, आपका कचरा लेके भी नहीं जाता। तो भूमि में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वांछनीय तत्व हैं, ये भी बड़े प्रतिबद्ध कार्य करते हैं। कृषि में जो रसायन यूज़ करते हैं ये भी कम यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा हमें टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, या ज़्यादा हमें क्या कहते हैं वो नहीं करना चाहिए, परमाणु परीक्षण नहीं करना चाहिए। कचरे में हमारे को मल मूत्र या खरपतवार या जो मेडिकल वेस्ट है उसको अलग ट्रीट करना चाहिए, हज़ार्डस वेस्ट को अलग ट्रीट करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि कचरा जो है उसका हम अच्छे से निस्तारण करें। तो जो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है उसने कुछ ऐसे विकसित किए हैं जिसमें जापान और अमेरिका और जर्मनी के जैसे देखा ना कि भी कचरे से ऊर्जा बना सकते हैं, वैसे हमारे देश में भी कचरे से ऊर्जा बनाने का एक संयंत्र लगाया दुर्गापुर में, और इससे 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के से उसमें क्या कह जाती है उससे बिजली पैदा की जाती है। तो इससे हमारा बहुत फ़ायदा होगा। एक तो हमारा वेस्ट यूज़ हो जाएगा और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, उससे हमारी जो मृदा है उसको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कचरे से हम बहुत सारा हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, कचरे से हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। ये सब हमें क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए और उसको ज़मीन में नहीं गाड़ना चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका सॉलिड वेस्ट का हमारा वो है कि क्या हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो थे और उसको कैसे वो हमें क्या करना, ठीक करना चाहिए। कम से कम प्रयोग करें कीटनाशकों का, कम से कम पानी में डालें, कम से कम मृदा में डालें, और मृदा की अंदर क्या करें, केचुआ पालन करके या वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू या कंपोस्ट के थ्रू हम जो वेस्ट है उसको उसमें डालें, ताकि उसकी जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ती रहे। फिर उसमें पौधे लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पौधे लगाएं जो एनुअल हैं, और वो एनुअल पौधे उसको ठीक रखें। किसको ठीक रखें, मृदा की कंसंट्रेशन को ठीक रखें। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मृदा प्रदूषण से बच सकते हैं। खनन के से जो हमारे नुकसान हुए उससे भी बच सकते हैं, और हमारे को कैंसर जैसी प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल सकता है। कैंसर नहीं होगा हम अगर अच्छा हमारा खाना होगा, हमारा पौधे अच्छे से वो ग्रो करेंगे, तो अगर उसकी कार्बन नाइट्रोजन रेशियो अच्छी होगी तो हमारे अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही हैं
जो हम अच्छा खाते भी हैं हमें लगता है, पर गेहूँ है, जैसे गेहूँ में कीटनाशक के बिना आजकल ग्रो ही नहीं होती। तो अगर हम कीटनाशक और ये चीज़ें नहीं डालेंगे तो हमारी मिट्टी है, जो हमारा खाना है वो शुद्ध हो जाएगा, और इस शुद्ध खाने को खाने से हम बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। तो इस तरीके से हमें कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो हज़ार्डस वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, गैसेज़ हैं, इनके लिए अलग बनानी चाहिए। और एक दुर्घटना का नाम बताना चाहूँगी मैं यहाँ पर, लव कैनाल ट्रेजेडी। अमेरिका में और इंग्लैंड में बहुत जगह पर, जहाँ पर मिट्टी को क्या करते थे, लैंडफिल साइट बनाते थे। क्या हमारे देश में क्या प्रथा है कि म्युनिसिपल वेस्ट को एक बहुत बड़े मिट्टी मतलब जगह पर ठेलों द्वारा या मालगाड़ियों द्वारा क्या करते हैं, एक जगह पर जहाँ पर मिट्टी ज़्यादा डीप होती है वहाँ पर जाकर उसको डेली जाकर इकट्ठा कर देते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा ना, मुंबई म्युनिसिपल कमीशन है या मतलब हमारे देश में क्या PWD है, ये क्या करते हैं, कूड़े को इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर डाल देते हैं। तो ज़मीन में डालते गए, तो एक बार क्या हुआ कि उसी ज़मीन को जब वो भर गई, उस पर क्या मिट्टी डालकर उन्होंने क्या बना दिया, स्कूल बना दिया। तो स्कूल बनाने से क्या हुआ कि कई सालों के बाद उसमें से गैसेस निकलनी शुरू, क्योंकि उसमें दूसरा कूड़ा भी था, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी था और डिग्रेडेबल भी था, यानी कांच भी था, उसमें बैटरीज भी थी, उनमें सब कुछ था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि 1927 में लव कैनाल ट्रेजेडी हुई। उसमें जो बच्चे खेल रहे थे स्कूल के अंदर, परमिसेस के अंदर, और स्कूल परमिसेस में खेलते हुए उनको हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं ये कह रही थी कि वो कचरे को ज़्यादा उसमें दबाने से उनका इतनी गैसेस निकली, इतनी अपशिष्ट गैसेस निकली कि उन अपशिष्ट गैसों की वजह से वहाँ पर कई हज़ार लोग मर गए। तो वहाँ पे गैस थी जिसको फॉस्जीन कहते हैं, जो कूड़े से पैदा होती है, उस कूड़े के वजह से वहाँ पर वो ट्रेजेडी हुई। तो हमें वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करें। और वेस्ट में ज़्यादा चूहे या दूसरे जानवर भी ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, ज़्यादा बीमारी फैलाते हैं, रैबीज़ की जैसे, या ज़ीरो, मतलब इस तरीके से बीमारी। कुछ चीज़ें इसमें बुक में नहीं दी हुई हैं, आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सॉइल पोल्यूशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कूड़ा इकट्ठा करके हमें अलग अलग उनको करके उसके बाद हमें डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, अदरवाइज़ वो कूड़ा हमारी जान भी ले सकता है। थैंक यू बेटा।